दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंडियन ज्योग्राफी में एक नए चैप्टर के साथ हम लोग जुड़ गए हैं, जिसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक नया चैप्टर है, समझ लीजिए ये। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, यानी खनिज संसाधन के बारे में पढ़ाया गया था आपको, और भारत में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सा खनिज किस देश में पाया जाता है, या उसका उत्पादन हो गया, उसका संचय हो गया, उन सभी तथ्यों के बारे में आपको बातें बताई गई थी। आज जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो है ईंधन खनिज, ठीक है, जिसको ऊर्जा खनिज भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसी को एनर्जी रिसोर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब कभी हम एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं ना, तो सबसे परंपरागत जो हमारा स्रोत रहा है एनर्जी का, वो रहा है कोयला। वैसे आज मैं आपको स्पेशली एनर्जी रिसोर्स से अपनी कहानी शुरू करूंगा, और उसके बाद इसी में आज मैं आपको कोयला के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि कोयला के उत्पादन में कौन सा देश का पहला स्थान है, कौन से राज्य का पहला स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, तमाम चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे दोस्तों कोल फार्मिंग के बारे में। दोस्तों आपने सुना होगा कि कोयला बनता कैसे है, ठीक है, केवल सुना होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे सुने भी ना हो, तो उनको बताया जाएगा भाई कोल फार्मिंग कैसे होता है, कितने प्रकार के कोल होते हैं, और कोल के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमसे एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ मैपिंग, सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात और याद रखिए, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे उतना जल्दी आपको चीजें पढ़ने में और भी ज्यादा आसानी हो पाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लाया हूं दोस्तों आप सभी के लिए प्रश्न। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको लगता है सर फर्जी का ये चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हो, मजा नहीं आएगा, ऐसा कुछ प्रश्न तो यहां से आता नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि आपकी परीक्षा में यहां से एक्चुअली में पूछा क्या जाता है, ठीक है, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कैसे बनता है। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है देश में कोयले के कुछ संचित और प्रमाणिक भंडार हैं। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो अपने देश में किस राज्य का पहला स्थान है, कोयले का भंडार सबसे ज्यादा कहां पर है, तो याद रखिएगा झारखंड में है। कहां पर है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, झारखंड में। उत्पादन में लेकिन झारखंड नहीं है, याद रखिएगा, उत्पादन में झारखंड का नाम नहीं आता। उत्पादन में किसका नाम आता है, उत्पादन में पहले नाम आता था छत्तीसगढ़ का, लेकिन अब छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके आगे कौन आ गया है, उड़ीसा आ गया है। ठीक है, अब कोयले के उत्पादन में उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद तब जाकर के नंबर किसका है, झारखंड का। जबकि अगर मैं रिजर्व की बात कर दूं तो सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो झारखंड के पास है। अब झारखंड के पास रिजर्व है तो झारखंड सोच रहा आराम आराम से निकालते जाए, पूरा जीवन निकालना है, सबसे बड़ा रिजर्व है, तो इसको आप याद रखिएगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दे रहा है भारत में कोयले की प्राप्ति किस युग के चट्टानों से की जाती है। भाई किस युग के चट्टानों में कोयले की प्राप्ति होती है, तो एक बात मैंने बताया, जिस तरह आपको पढ़ाया गया था कि चूना पत्थर वगैरह ये सब कुडप्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है, सर्वाधिक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है, उसी प्रकार यह भी प्रश्न बनता है कि भाई कोयला किस क्रम की चट्टानों से मिलता है, तो याद रखेगा गोंडवाना क्रम। कौन सा, गोंडवाना क्रम, गोंडवाना और टर्शियरी काल। ठीक है, टर्शियरी काल से बड़ा खराब टाइप का कोयला मिलता है, लेकिन अगर देखा जाए गोंडवाना काल तो उस काल में सबसे अच्छे कोयले मिलते हैं। कैसे याद रखेंगे आज मैं पढ़ा दूंगा, कल तो आप भूल जाओगे, फिर आप याद कैसे रखोगे। ठीक है, जल्दी से बताओ, नहीं याद आ रहा ना। चलो दोस्तों आपने कहानी सुना होगा बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल, कई मिलियन वर्ष पहले की बात है। क्या हुआ था, पूरा महाद्वीप एक था। ये जितने महाद्वीप है ना, चाहे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी एक था। उस समय उसे पैंजिया कहा जाता था। पढ़ाया गया वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो जाके देखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये सभी एक था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, तब उसको पैंजिया कहा जाता था। चारों तरफ एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैंथालासा। बाद में क्या हुआ, इस महाद्वीप में विभाजन हुआ और यह महाद्वीप दो हिस्सों में बट गया। एक था अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड। दोस्तों आप ऐसे याद करो, जब कोई चीज महाद्वीप अलग हुए होंगे तो बहुत तगड़ा भूकंप आया होगा। अरे भाई जमीन फटकर अलग हो जाना तो एक एनर्जी जनरेट हुई होगी और उससे बहुत भूकंप आया होगा। तो उस भूकंप के दौरान बहुत सारे वनस्पतियां, जंगल, वो सब क्या हो गए होंगे, गिर गए होंगे, पेड़ पौधे गिर गए होंगे और वो जाकर के धरती में दब गए होंगे। वही आज कोयले के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेगा इस तरीके से गोंडवाना लैंड वहां बना था।
तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। समझ में आ गया? इस तरह से अगर आप ट्रिक बनाएंगे ना तो आपको जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा। मतलब आज 10-5 साल बाद भी अगर कोई बच्चा आपसे पूछ देता है तो भी आप सारी चीजें उसे बता दोगे। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो गोंडवाना और टर्सरी काल। अभी आगे दोस्तों जब मैं आपको कोयले के बारे में विस्तार से बताऊंगा तो वहां मैं इसी 2 काल के बारे में चर्चा करूंगा, गोंडवाना काल और टर्सरी काल के बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो याद रखेगा। अगला लिख रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस यानी कागज रहित विभाग कौन सा बना है? ये अभी करंट का एक क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा पूरी तरह से पेपरलेस जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री है? कोयला मिनिस्ट्री। जी हां, तो याद रखिएगा कोयला मिनिस्ट्री पेपरलेस मिनिस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, करें सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? कोयले में 4 तरह के कोयले होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के कोयले होते हैं। उसमें सबसे बढ़िया टाइप का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बढ़िया कोयला होता है। वो अति उत्तम टाइप का कोयला होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ताप बहुत ज्यादा होता है और धुआं मतलब एकदम नाम मात्र के बराबर, या समझ लो कि धुआं होता ही नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट कोयला। इसके बाद इसके ठीक नीचे स्टेप वाले कोयले में आता है बिटुमिनस कोयला, उसके बाद लिग्नाइट और इसके बाद पीट कोयला। ठीक है, इसको आप याद रखेगा। कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जलवाष्प की मात्रा इसमें कम होती है, सूखा कोयला होता है तभी तो फटाफट जल पाता है। ठीक है, कह रहा एंथ्रेसाइट कोयला का भंडार भारत में कहां पाया जाता है? क्या इस उत्तम टाइप का कोयला भारत में कहीं मिलता है? हाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक है, अभी आगे बताया जाएगा जम्मू कश्मीर, तो याद रखेगा जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला मिलता है, ज्यादा नहीं बहुत थोड़े मात्रा में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल कोयला क्षेत्र कौन सा? कोयला की एक पेटी है, तो सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र पेटी कौन सी है? तो याद रखिए दामोदर नदी का नाम सुना होगा आपने। दामोदर नदी के घाटी में बहुत सारी कोयला की खानें हैं, तो दामोदर नदी घाटी आप याद रखिए, याद रख सकते हैं दामोदर नदी का ऊपरी क्षेत्र। ठीक है, जिसको ऊपरी दामोदर घाटी कहा जाता है, रानीगंज वगैरह इसमें आता है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, वो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है कोयले का। इस तरह से प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे देखिए दे रहा है, कह रहा भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? सबसे ज्यादा कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो देखिए सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला पाया तो जाता है लेकिन खाली जम्मू कश्मीर में, बहुत कम पाया जाता है, बाकी जगहों पे बहुत कम, नगण्य है, उसको आप ना के बराबर ही मान के चलो। तो एंथ्रेसाइट कोयला, जो उसके एंथ्रेसाइट के नीचे वाला कोयला होता है, यानी तीसरे नंबर जो आता है, मतलब सबसे बढ़िया तो नहीं लेकिन बढ़िया के ठीक नीचे वाला, वो होता है बिटुमिनस कोयला। तो भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और इसी बिटुमिनस कोयले का भंडार कहां पर है? जो भी हम लोग चर्चा किए हैं, झारखंड में। और इसी बिटुमिनस कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? अब उड़ीसा करता है, पहले छत्तीसगढ़ करता था। ठीक है, याद रखेंगे ना? याद रखेगा। ये सभी प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैं जानबूझ के प्रश्नों की चर्चा इसलिए पहले कर देता हूं, कई लोगों को बिलीव नहीं होता कि हम आखिर में क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो उनको बिलीव हो जाए कि हाँ जबरदस्त चीजें मिलने वाली हैं। आगे लिख रहा है कि टर्सरी युगीन कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों कुछ प्रमुख क्षेत्र है, जैसे कुछ राजस्थान में है, ठीक है, कुछ जो है आपके असम में है जिसको माकुम बोला जाता है, नवेली बोला जाता है, ये सब लिग्नाइट टाइप के कोयले हैं। याद रखिएगा टर्सरी का नाम आया तो कोयले का टाइप बदल जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट ऊपर से तीसरे नंबर पे आता है, मतलब सबसे ऊपर तो एंथ्रेसाइट है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला, उसके बाद बिटुमिनस कोयला है, उसके बाद लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में तमिलनाडु करता है, लिग्नाइट कोयले का। ठीक है, उसके अलावा ये राजस्थान, माकुम, नवेली, इन सब जगहों पे भी पाए जाते हैं। नवेली जो जगह है दोस्तों वो भी तमिलनाडु में है, माकुम जो है वो आपके असम में है, और पलना जो है वो आपके राजस्थान में, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। कर भारत में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण किस युग के कोयला चट्टानी क्रम है? अरे बताए तो, सबसे ज्यादा कोयला चट्टानी क्रम गोंडवाना युग वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला। और बिटुमिनस कोयला मिलता किसमें है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। अगर नॉर्मली हम कोयले की बात करें तो आप बिटुमिनस कोयला ही समझिएगा, आप एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट के बारे में मत सोचिएगा। अगर मैंने बोला कोयले का उत्पादन, अगर कहीं भी आपसे परीक्षा में पूछा भी जा रहा है कोयले का उत्पादन, तो आप ये मत कहना कि नहीं कौन से वाले कोयले का उत्पादन। कोयला कहने का तात्पर्य है वो कोयला जो हमारे देश में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, सबसे ज्यादा भंडार है, और वो कोयला है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, याद रहेगा। चलो
आगे देखते हैं, कह रहा भूरा कोयला किसे कहा जाता है। देखिए भूरा कोयला में होता क्या दोस्तों कि कोयले का रंग भूरा होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्वालिटी कम होती है किससे, बिटुमिनस वाले से, जो भारत में बहुत ज्यादा मिलता है उससे थोड़ा सा नीचे होता है। तो ये लिग्नाइट कोयला इसको कहा जाता है, जो तमिलनाडु में मिलता है और पालना राजस्थान में मिलता है, नवेली असम में मिलता है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है, नवेली तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है, माकुम असम था, उसको ध्यान दीजिएगा। तो लिग्नाइट कोयले की बात करें, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। परीक्षा में डायरेक्टली प्रश्न आता है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहां पे दे रहा है, आधुनिक ढंग से भारत में सर्वप्रथम कोयला कहां निकाला गया था। आधुनिक मतलब मशीनों का बढ़िया बढ़िया प्रयोग करके, वैसे अब तो मशीनें हर जगह आ गई हैं, लेकिन आधुनिक ढंग से सबसे पहली बार कोयला वो रानीगंज क्षेत्र से निकाला गया था। रानीगंज क्षेत्र हमारे सामने दूसरी बार आ रहा है, ऊपरी दामोदर घाटी नदी है वहां के क्षेत्र में पड़ता है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में है, याद रखेगा, ठीक है। 1744 में यहां से कोयला निकाला गया था। कितना, 1744, सोच लो। 1757 में प्लास्टिक का युद्ध हुआ, ये उसके भी पहले की घटना है। हाँ, अरे बंगाल में था ना प्लास्टिक का युद्ध, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट है, तमाम चीजें पढ़ाई गई आपको हिस्ट्री में। आगे देखिए भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है, तो कहां पर है, अभी भी मैंने बताया लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु, ठीक है, इसको याद रखेगा। ऊपर से 3rd नंबर पे आता है, तीसरा सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। कह रहा देश में टर्सरी युग का कोयला लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, बहुत कम, केवल 2%। 98% तक गोंडवाना युग की चट्टाने हैं, उसमें बिटुमिनस कोयला मिलता है, और 2% टर्सरी युग की चट्टाने हैं जिसमें क्या मिलता है, जिसमें तीसरे नंबर पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कह रहा कोयला किस प्रकार के सैलों में पाया जाता है। अगर सेल की बात करें, वहां पर जो है आपका गोंडवाना की बात आ गई, टर्सरी की बात होगी, ये न दिया हो तो याद रखिए अवसादी सैलों में, जिनका निर्माण अवसाद से हुआ। अवसाद मतलब किसी चीज का अवसाद यानी शेष, उससे निर्माण हुआ है, तो आपको पता होगा वनस्पतियों वगैरह के शेष से ही कोयले का निर्माण होता है, तो इसको याद रखेगा, अवसादी सैलों में पाया जाता है। कह रहा भारत का अधिकांश कोयला किस श्रेणी का है, तो याद रखें दोस्तों अधिकांश कोयला बिटुमिनस कोयला है, जो कि गैर कोकिंग कहा जाता है, मतलब उसको जो याद रखेगा गैर कोकिंग नाम है। कोकिंग कोयला भारत में बड़ा कम पाया जाता है, ठीक है, वही जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो कोकिंग कोयला का भारत में क्या करना पड़ता, आयात करना पड़ता, दूसरे देशों से खरीदना पड़ता, जबकि नॉर्मल गैर कोकिंग कोयला जो है वो हमारे देश में अवेलेबल है। कोकिंग मतलब जिसपे आप खाना बनाते हो, कोकिंग, ठीक है, तो याद रखेगा। कह रहा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है, तो याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है भी है कोल इंडिया लिमिटेड। चलो, कह रहा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला की खानें हैं, सबसे ज्यादा कोयला की खान कहां पर है, तो सबसे ज्यादा कोयला का भंडार कहां पर है, झारखंड में है, तो याद रखिए इसके खान भी कहां पर है, झारखंड में। 152 कोयला की खानें झारखंड में। उसके बाद हमने रानीगंज का नाम पढ़ा, जो दामोदर घाटी नदी क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर कोयले का एक बहुत बड़ा बेल्ट है, वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 3 राज्य आप याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सर्वाधिक कोयला की खानें अवेलेबल हैं। कह रहा विश्व कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, याद रखें पहले तो भारत तीसरे स्थान पे आता था, बट अब भारत जो है दूसरे स्थान पर आ गया है, तो याद रखेगा ये पहले का डेटा थोड़ा है, तो यहां पर कह रहा चीन, यूएसए और उसके बाद भारत तीसरे नंबर पे, लेकिन अब भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, नई रिपोर्ट है, तो इसको आप याद रखेगा। कह रहा पीट कोयला का निर्माण कहां होता है, पीट कोयला में दोस्तों जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। पीट कोयला में को जैसे आप जलाओगे ना, पूरा धुआं ही धुआं हो जाएगा, बहुत धुआं हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा इसका निर्माण अक्सर दलदली हिस्सों में होता है, जहां दलदल वगैरह होता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा किस प्रकार के कोयला को कोकिंग कोयला कहा जाता है, जो सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है उसे कोकिंग कोयला कहा जाता है, और नॉन कोकिंग जो हमारे यहां मिलता है बिटुमिनस कोयला, तो कोकिंग में एंथ्रेसाइट कोयला आ जाएगा, ठीक है। वही चीजें देखिए यहां पर दे रहा है, कर बिटुमिनस कोयला नॉट अ कोल, एक तरह से देखा जाए तो कोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग कोल मानते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कार्बन का अंश पाया जाता है, जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसको जलने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं होता है, और इसके अंदर जो ताप जनरेट होता है वो ताप भी बहुत कम होता है। लेकिन जब ये हीट प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो हीट प्रेशर, अरे ताप और दाब के कारण परिवर्तन होता है, ठीक है, तो याद रखिए उस कारण यही कोयला फिर किसमें तब्दील हो जाता है, समय के साथ बदल जाता है लिग्नाइट कोयले में, जिसे
हम ब्राउन कोल का नाम देते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। फिर जब इसमें हीट प्रेशर और बढ़ता है तब ये सॉफ्ट कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। याद रखें भूरा कोयला थोड़ा क्या होता है, कड़क होता है, ये सॉफ्ट कोयले में चला जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो याद रखेगा इसको बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। फिर हीट प्रेशर जब पड़ता है तो फिर से ये क्या हो जाता है, हार्ड कोल में तब्दील हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे एंथ्रेसाइट कोयला कहा जाता है, जिसे कोकिंग कोल कहा जाता है। भारत में इस तरह के कोल केवल जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी, उष्मा की मात्रा बढ़ती जाएगी और मॉइस्चर की मात्रा कम होती जाएगी। जल की मात्रा कम होगी तभी तो ज्यादा तेजी से जलेंगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो हुक्का कभी देखे हैं? हुक्का जानते हैं ना, हुक्का जो आजकल हुक्का पार्लर का एक ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है अक्सर किसी पार्टी पर किसी ओकेजन पर हुक्का लेते हैं। तो हुक्के में दोस्तों एक कोल होता है, वो जो कोल होता है जरा उसके बारे में आप मुझे पता करके बताइए, स्पेशली वो कौन सा कोल होता है, जरा एक बार आप कमेंट करके बताइए। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो मार्केट से लाके जला के देखिए, आपको मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते जिस तरह का वो कोल होता है। मतलब धुआं उसमें से एकदम नहीं होता है, लंबे समय तक जलता रहता है। एक छोटा सा कोल लंबे समय तक जलता है, बहुत महंगा नहीं आता है, 10-20 रुपए में आप परचेज करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं पीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देखने की बात कर रहा हूं कि आप समझो मैं क्या चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं। चलो आती बात कोल फार्मिंग की। कोल फार्मिंग होता कैसे? बहुत लोगों के मन में होगा सर कोयला बनता कैसे? दोस्तों अगर मैं एनर्जी रिसोर्स की बात कर दूं, यानी ऊर्जा संसाधन की बात कर दूं, ईंधन संसाधन की बात कर दूं, तो दोस्तों ईंधन संसाधन में याद रखिए इन सभी का निर्माण पेड़ पौधों वनस्पतियों के लंबे समय तक जमीन में दबे रहने की वजह से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए जैसे मान लीजिए दे रहा है यहां पर 350 मिलियन एगो, ठीक है, यानी इतने साल पहले 350 मिलियन साल पहले हालात कुछ इस तरह के थे। मान लीजिए इसके सबसे ऊपरी परत पर क्या थे, प्लांट्स थे, पेड़ पौधे रहे होंगे, वनस्पतियां रही होंगी, ठीक है। बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये वनस्पतियां किसी वजह से क्या होंगी, गिरा होगा, पेड़ खत्म हुआ होगा, जंगल नष्ट हुआ होगा, किसी भी वजह से, ठीक है। चाहे उसे किसी ने काट दिया हो, चाहे भूकंप की वजह से, चाहे प्राकृतिक गतिविधियों की वजह से, मानवीय गतिविधियों की वजह से, कैसे भी करके मान लीजिए गिरे होंगे तो ये आ गए होंगे नीचे। फिर इसके ऊपर परत दर परत क्या होता है, बनता जाता है और काफी समय बाद यानी लगभग 100 मिलियन वर्ष बाद क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं दोस्तों 100 मिलियन वर्ष बाद ये पेड़ पौधों की स्थिति जो थी ये इसके अंदर आ गए। अब यहां से प्रेशर भी आ रहा है, ताप और दाब का प्रभाव पड़ रहा है। लंबे समय के बाद दोस्तों ये और ऊंचा होता चला गया और इस तरह से याद रखिए जो अंदर की वनस्पतियां थी अब वो धीरे धीरे कोल में परिवर्तित हो गई हैं। कोल यानी कोयले में परिवर्तित हो गई हैं। तो कोल माइनिंग में क्या किया जाता है, ऐसे सुरंग बना करके और अंदर से कोयला निकाला जाता है, ठीक है। तो ये होता है कोल फार्मिंग। आप समझ रहे होंगे, आप केवल कॉन्सेप्ट समझो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब अपने टॉपिक को मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां से आज की क्लास स्टार्ट होती है। अभी तक तो मैं आपको केवल यह बताने में लगा था कि इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण ये क्लास क्यों है, पहले आप वो जान लो फिर आप क्लास को पढ़ो, ठीक है। चलो अगर आपको लग गया हो कि वाकई मजेदार क्लास है तो प्लीज आज की क्लास आप लास्ट तक देखो। देखो ये आप ही के लिए वीडियो बनाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि इतने इत्मीनान से और इतने अच्छे तरीके से इतने बढ़िया कंटेंट आपको कहीं मिलने वाले हैं। आप घर बैठे अगर अभी तैयारी नहीं कर पाए ना, फिर जान लो कभी भी तैयारी आप नहीं कर पाओगे। आप लाखों रुपए फूंक लो और कितना भी समय बर्बाद कर लो, आना आपको यही है फाइनली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। सबसे ज्यादा हमें एनर्जी जो मिलती है किसी से, किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा कौन सी है, सौर ऊर्जा है, ठीक है। आप सभी जान रहे होंगे कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है जिसकी वजह से सूर्य क्या देता है, उष्मा देता रहता है, ठीक है। और पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो इसका कोई ना कोई हिस्सा 24 घंटे में सूर्य के सामने आता रहता है जिससे उस हिस्से को प्रकाश मिलता रहता है और सौर ऊर्जा की प्राप्ति हमें हो पाती है। तो सबसे बड़ा स्रोत है। आगे लिख रहा है सौर ऊर्जा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले जीवों को सहायता प्रदान करती है। अगर सूर्य ना होता तो शायद पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की गतिविधियों में शामिल ना होते, खाना ना बना पाते और उसके बाद जनजीवन ही न रहता, ठीक है। तो सूर्य हमारे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। करा किसी भी देश में ऊर्जा संसाधनों का विकास उस देश के औद्योगिक विकास का आधार होता है। भाई किसी भी देश में जो ऊर्जा संसाधन है वो उस देश की गतिविधियों में, उस देश में जो उद्योग है उनको चलाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आप एक बार कल्पना करो, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, भारत में तमाम कंपनियां फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो लौह इस्पात की कंपनी हो, चाहे किसी भी चीज की कंपनी हो, भाई उनको ऊर्जा की जरूरत तो होगी ना। जैसे आप समझो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस पढ़ाने में इस बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है, माइक का इस्तेमाल हो रहा है। आखिर इनके पीछे कोई न
किसी न किसी तरह की ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा है, जैसे विद्युत ऊर्जा की बात कर दूं, ये विद्युत ऊर्जा बन कहां रही है? आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा से बनाई जाती है, कोयले से सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से तमाम कंपनियां भी ऊर्जा की सहायता से चल पा रही होंगी। भाई अगर प्रोडक्शन करेंगी तो प्रोडक्शन करेंगी कैसे? ऊर्जा चाहिए ना, तो कोयला से ही क्या करती हैं, ताप पैदा होता है और उसी से जो है उन कंपनियों का संचालन होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं तो। ठीक है, तो याद रखेगा करा, ये जो ईंधन संसाधन होते हैं, जो ऊर्जा संसाधन होते हैं, यही उस देश के औद्योगिक विकास का सूचक होता है। देश की विभिन्न समस्याओं जैसे आर्थिक पिछड़ापन, कुपोषण हो गया, बेरोजगारी हो गया, अशिक्षा हो गया, इन सब के पीछे भी ऊर्जा संसाधन का एक बहुत बड़ा हाथ है। आप कहोगे सर कैसे कैसे हाथ है? अच्छा एक बात बताओ, आज ऊर्जा संसाधन में काम होना बंद हो जाए तो सोचो, एक सिंपल सी बात बता दूं, ऊर्जा का एक अच्छा संसाधन पेट्रोलियम है। ठीक है, अगर ये पेट्रोल बंद हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए तो पूरी दुनिया ठप, रुक जाएगी। आप समझो क्या हो सकता है? तो ईंधन ही, भाई ईंधन के माध्यम से आप भोजन आपके घर में बन रहा है, ये जो गैस सिलेंडर में आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये प्राकृतिक गैस बनाए जाते हैं, मतलब इनको निकाला जाता है। अगर यही ना रहे तो आपके घर में 2 टाइम का आपको खाना नसीब होगा। आप कहोगे सर हम लकड़ी पे खाना बना लेंगे, वो क्या, वो ईंधन नहीं है? वो भी तो ईंधन है। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन बड़े ही महत्वपूर्ण है। करा जिन संसाधनों का प्रयोग हम उद्योगों में मशीनों को चलाने, यातायात में साधनों को गति देने, कृषि को यांत्रिक बनाने, घरेलू कार्यों में करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? ईंधन संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। करा जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वही ऊर्जा संसाधन है। जैसे कोयला, कोयला से ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? कोयला से ताप मिलता है और उस ताप से हम तमाम कार्य कर पाते हैं। भाई ट्रेन में भी कोयले की जरूरत पड़ती है इंजन को चलाने के लिए, आप जानते होंगे। ठीक है, पेट्रोलियम वो भी एक तरह का ईंधन है, गाड़ी, मोटर गाड़ी और ट्रेन, प्लेन, इन सबको चलाने के लिए पेट्रोलियम की जरूरत पड़ती है। जो प्राकृतिक गैस है इनकी भी जरूरत पड़ती है। जल विद्युत ऊर्जा, तमाम तरह की ऊर्जा है जिनकी जरूरत हमें पड़ती रहती है। चलो अब बात आती है कि ऊर्जा अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो ऊर्जा के स्रोत कितने हैं उनके बारे में पढ़ लिया जाए। परीक्षा में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न आता ही आता है, और हर परीक्षा में गारंटी आप गलत करके ही आते हो। मतलब वीडियो देखने वाले 95% लोग गलत करते हैं। किसमें? टॉपिक है ये 4 टॉपिक, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है यार, कुछ भी नहीं है। आज पता है कोयला के बारे में तो पढ़ेंगे, ये सब आज पढ़ डालेंगे, सब पढ़ डालेंगे, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। सुनना ध्यान से। करा ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। दोस्तों देखा जाए तो 3 भागों में ऊर्जा के स्रोत मतलब वर्गीकरण किया गया कि भाई अलग अलग लोगों ने अलग, कुछ लोगों ने कहा परंपरागत ऊर्जा के आधार पर ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं। क्या कहा? परंपरागत प्रयोग के आधार पर ऊर्जा के कितने स्रोत? 2 स्रोत होते हैं, एक परंपरागत ईंधन, दूसरा गैर परंपरागत ईंधन। अभी डिस्क्राइब करके बताता हूं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, सतत उपलब्धता के आधार पर जो हमारे पास अवेलेबल है उसके आधार पर 2 तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा, एक अनवीकरणीय ऊर्जा। ये कुछ लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने अलग बताया, कुछ लोगों ने कहा उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो इसके विभिन्न स्रोत हो सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, यह भी ऊर्जा का एक स्रोत है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो चलो सूर्य से मिलती है, पवन ऊर्जा हवा से मिलती है। पवन चक्की का नाम सुना होगा ना, तो उससे भी तो ऊर्जा जनरेट होती है। भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, इसके बारे में पता ही होगा, कोयले से। ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उससे भी ऊर्जा जनरेट किया जाता है। जैव ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, हाइड्रो पावर, तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। ठीक है, सब पढ़ाया जाएगा आपको, इत्मीनान रखो थोड़ा सा। ठीक है, मजा आ जाएगा। चलो यहां थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। पीट कोयला जहां भी मिलता है जमीन में सबसे ऊपरी हिस्से में पीट कोयला मिलता है, घटिया वाला। भाई सबसे बढ़िया वाला चाहिए तो आपको सबसे अंदर जाना पड़ेगा, एंथ्रेसाइट। ठीक है, इसके बाद लिग्नाइट मिलता है, उसके बाद बिटुमिनस मिलता है। देखिए लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच में एक और कोयला मिलता है जो इन दोनों की क्वालिटी को रखता है, जिसको बोलते हैं सब बिटुमिनस। क्या बोलते हैं? सब बिटुमिनस। इसी तरह से बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट के बीच में भी एक कोयला और मिलता है जिसको सब एंथ्रेसाइट बोलते हैं, उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार दोस्तों परंपरागत और गैर परंपरागत वाले में आ जाते हैं। सुनो, देखो परंपरागत माने होता क्या यार?
परंपरागत में एक शब्द छिपा है परंपरा। परंपरा माने जो चलती आ रही है, जो चलती आ रही है, तो परंपरा है जो चलती आ रही है। देखिए यहां पर लिख रहा है, कह रहा है कि परंपरागत सोर्स ऑफ कन्वेक्शनल एनर्जी, कन्वेक्शनल यानी परंपरागत, कह रहा ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे स्रोत जिनका मानव पारंपरिक तौर पर प्रयोग करता हुआ चला आ रहा है। कब से? बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे, अरे 100, 200, 300, 500, 1500 सालों से उसी स्टाइल में जो है ऊर्जा का निर्माण करते व्यक्ति चला आ रहा है, वो परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं। जैसे अब यार कोयला का जानकारी हमें भी था, कोयला की जानकारी आज से 200 साल पहले अंग्रेजों को भी थी, कोयला की जानकारी उससे भी पहले और भी राजा महाराजा लोगों को थी, ठीक है। यानी कोयला क्या है? ये हमारा परंपरागत स्रोत होगा जिसका हम वो यूटिलाइजेशन, प्रयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम का भी हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज तेल हो गया, लकड़ी हो गया, सूखा गोबर हो गया, चारकोल हो गया, इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, इसीलिए इसे परंपरागत स्रोत कहा जाता है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ठीक है। सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। दूसरा है सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो लंबे समय से इस्तेमाल न कर रहे हैं, अब रिसेंट में जो है, ठीक है, हम लोगों ने इन चीजों का निर्माण किया, खोज किया, पता चला और अब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, क्या आज से 100-200 साल पहले कोई जानता था कि हम सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उससे भी हम ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं? नहीं पता था लोगों को। अब लोग क्या करते हैं? लोग अपने छतों पर सौर पैनल लगाते हैं। अगर विद्युत नहीं है, मतलब सौर पैनल, आपने स्ट्रीट लाइट में भी देखा होगा, बहुत सारी गांव में सड़कों के किनारे, गांव में जो गलियां हैं उनके किनारे स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं जो सौर ऊर्जा से चलती हैं। बहुत सारे विद्यालय सौर ऊर्जा से चलने वाले बनाए गए। अभी हाल फिलहाल में करंट का क्वेश्चन था, उसमें यह था कि उड़ीसा में सूर्य नगरी का नाम सुना होगा, कोडार्क, ठीक है। तो कोडार्क को 100% सौर ऊर्जा से चलने वाली नगरी बनाई जा रही, 100%, मतलब पूरी तरह से वहां पर खाली सोलर एनर्जी पर ही काम हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कर रही है, और क्योंकि एक ऐसा स्रोत है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जिस दिन सूर्य समाप्त हो गया तो, अरे जिस दिन सूर्य समाप्त हो गया तो हम ही नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे, इस पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं रहेगा, तो उसकी बात ही क्यों करते हो? हाँ, तो उसकी बात ही मत करो आप, है कि नहीं। तो सूर्य, अब सूर्य कब समाप्त होगा? क्योंकि सूर्य एक तारा है, आज नहीं तो कल सूर्य को समाप्त होना है, ये तय है। और सूर्य कैसा तारा है? यह पीला तारा है। जब किसी तारे का जन्म होता है तो उसमें टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है, उस समय उसे नीला तारा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब में एक तारा है नीला तारा, जिसका नाम है रीजल तारा। क्या नाम है? रीजल तारा, ठीक है। उसी तरह से सूर्य क्या है? वो नीला ना होकर के पीला तारा है। अब पीले के बाद जब इसकी रोशनी धीरे धीरे कम होगी, सूर्य वृद्धावस्था में आएगा। अभी सूर्य जवान है, समझ लो, बच्चा भी नहीं, जवान है अभी। अब इसके बाद वृद्धावस्था आएगा, अब जवान भी नहीं कर सकते, प्रौढ़ावस्था चल रहा है सूर्य का, ठीक है। अब इसके बाद सूर्य का वृद्धावस्था आएगा तो सूर्य की रोशनी लाल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? लाल, लाल तारा। और लाल तारा के बाद फिर तारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा। तो सौर ऊर्जा, दोस्तों पहले लोगों को पवन ऊर्जा के बारे में भी जानकारी नहीं थी कि जो हवाएं चलनी, इससे भी जो है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। जिस तरह से अब पवन ऊर्जा के माध्यम से, पवन चक्की के माध्यम से बहुत कुछ किया जाता है, तो याद रखेगा। तीसरा है परमाणु ऊर्जा। पहले लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में नहीं पता था, अब पता चला गया है, ठीक है। बायोगैस, ठीक है, अब धीरे धीरे लोग बायोगैस से काम कर रहे हैं। सेल गैस, ये तो एकदम नए टाइप का गैस है, अभी भारत में सेल गैस की एंट्री नहीं हुई है, बट अमेरिका वगैरह में बहुत तेजी से सेल गैस पे काम हो रहा है। भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, तो ये सब जो नए टाइप के एनर्जी वाले है ना, जली ऊर्जा मतलब जल विद्युत ऊर्जा, तो ये अभी रिसेंट में 100-200 वर्षों में स्टार्ट हुए हैं, और परंपरागत वालों में बहुत लंबे समय से जो आ रहे हैं यूज करके, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो गया परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है, परंपरा के आधार पर। दूसरा दोस्तों, सतत उपलब्धता के आधार पर, जो अवेलेबल है उसके आधार पर बोला जाता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आपने कभी सुना है कि कोई डीएल बन गया, चलो उसको रिन्यू करा लो। रिन्यू मतलब अब आपको डीएल समाप्त हो गया, उस मतलब एक सीमा होती है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी होता है, ठीक है। रिन्यू मतलब जिसको रोज रोज आपका क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो लिख रहा है जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम पुनः कर सकते हैं, मतलब आज किया। अच्छा एक बताओ,
जैसे आज सूर्य निकला, ठीक है, उससे हमारे छत पे एक सोलर पैनल लगा हुआ है, उससे विद्युत जनरेट हो गया। अब कल सूर्य निकलेगा, ठीक है, उगेगा जब, तो फिर से कार्य होगा। हाँ, ये कार्य बंद नहीं होने वाला, परसों भी होगा, उसके अगले दिन भी होगा, उसके अगले दिन भी होगा। मतलब ये समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है, इसका इस्तेमाल हम हमेशा कर सकते हैं, हमेशा। ये रिन्यूएबल है, इसका नाम ही क्या है, रिन्यूएबल, मतलब नवीकरणीय, जिसका इस्तेमाल हम कई बार कर सकते हैं। अब आप बताओ, जैसे पवन चक्की है, आज पवन चक्की लगा दिया, आज हवा चलेगी, विद्युत बन जाएगा, कल नहीं बनेगा, कल भी बनेगा, परसों भी बनेगा, उसके अगले दिन भी बनेगा। यानी क्या है, ये नवीकरणीय है। अच्छा, ये जो ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार मतलब जब समुद्र में लहरों की ऊंचाइयां बढ़ने लगती हैं, ज्वार आता है जब, ठीक है, तो याद रखिए। अभी जो ज्वार आता है दोस्तों, खास करके अगर अरब सागर की बात करें तो कच्छ की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में, गुजरात वाले बेल्ट में, खंभात की खाड़ी के आसपास वाले क्षेत्रों में खूब ज्वार आते हैं। तो इस ज्वार को भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बताओ, ये आना बंद हो जाएगा? कभी नहीं बंद होगा। भूतापी ऊर्जा, ये कभी नहीं समाप्त होने वाला। जलीय ऊर्जा, ये कभी नहीं समाप्त होने वाला। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। नवीकरणीय मतलब नए नए तरह के हैं, इनको इस्तेमाल किया जाना है। अनवीकरणीय मतलब जो एकदम लिमिटेड अवेलेबल हैं, जो समाप्त हो सकते। कोयला एक ऐसा समय आएगा जब धरती से सारा कोयला समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समय आएगा ना, एक ऐसा भी समय आएगा जब धरती से पूरा पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा। एक ऐसा भी समय आएगा जब प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएंगे, जब शैल गैस खत्म हो जाएंगे, जब न्यूक्लियर एनर्जी बंद हो जाएगी। भाई न्यूक्लियर ही नहीं रहेगा तो न्यूक्लियर एनर्जी कहां से रहेगा? तो ये सब क्या है? ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। तो बोलते हो कि यार इसमें क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए। तीसरा है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब इन प्रकारों में एक एक दो प्रकार की चर्चा हम धीरे धीरे समय के साथ करते रहेंगे। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी तथ्य जो है, ये सभी तथ्य आपको पढ़ाए जाएंगे, तो चिंता मत करिएगा। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोयला। क्या है? कोयला। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लिख रहा है, अगर हम विद्युत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो सबसे ज्यादा विद्युत जो है वो कोयले से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिए, लगभग 58.9 यानी 59-60% आप कर सकते हो मोटी मोटा, ये कोयले से विद्युत ऊर्जा बनती है। नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं केवल 17% करते हैं, 17.5%। उसके बाद जल विद्युत 13.5%, प्राकृतिक गैस लगभग 7.5%, परमाणु गैस लगभग, परमाणु गैस नहीं, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी से 2.1%, और तेल से सबसे कम 0.3%। ये मैं विद्युत उत्पादन की बात कर रहा हूं। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है कोयला। कोयला बड़ा मजेदार टॉपिक है, इत्मीनान से पढ़िए, समय मत देखा करिए। स्टडी 91 चैनल है, कंटेंट के लिए जाना जाता है और पढ़ाई के लिए जाना जाता है, तो ईमानदारी से पढ़ाई करिए। मुझे भी अच्छा बताइए, कितना आसान काम है दोस्तों। मैं चाहता तो इसका 2 वीडियो बना देता, है कि नहीं, लेकिन यार क्या मजा है, पढ़ने पढ़ाने का एक अपना ही मजा होता है। आज फ्लो है, चीजें मजेदार तरीके से समझाई जा रही हैं, तो आज ये बातें आपके दिमाग में डालनी पड़ेगी मुझे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है, 3-4 स्लाइड में समाप्त हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, खाली आप। लिख रहा है कि कोयला, दोस्तों आपके मन में कंफ्यूजन में दूर कर दूं कि अगर उत्पादन की बात करूं तो जैसे पेट्रोलियम और खनिज तेल या फिर प्राकृतिक गैस वगैरह जो भी आपके दिमाग में हो, कि भाई इन सभी को अगर एक सीरियल क्रम में रख दिया जाए तो भारत सबसे ज्यादा उत्पादन किसका करता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है कोयले का, 32%। अगर मैं इस ऊर्जा संसाधन की बात करूं तो जो मेन है हमारे पास, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारत पेट्रोलियम पर ध्यान देता है, ठीक है, 24%। तीसरे नंबर पर प्राकृतिक गैस है 10%, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अदर चीजों का नंबर आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है, फिर पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस। तो इसीलिए हम सबसे पहले आज कोयले के बारे में पढ़ने वाले। कोयला, जिसे हम कोल कहते हैं, जिसे हम कोल नाम देते हैं। मैंने आपको बता भी चुका स्टार्टिंग में ही कि बिटुमिनस टाइप का कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला, और लगभग 98% बिटुमिनस कोयला वो गोंडवाना शैल क्रम में पाई जाती है। 2% लिग्नाइट वाला कोयला पाया जाता है जो टर्शियरी युग की चट्टानों में पाई जाती है। वही बातें लिख रहा है, कह रहा कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान जो है वो लगभग कितना है? 67% है, 67%, ठीक है। यानी कॉमर्शियल यूज हो जाता है इस कोयले का 67%, ठीक है।
आगे लिख रहा है 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक संसार में कुल ऊर्जा का 90% से भी अधिक हिस्सा अकेले कोयले से पूरा होता था। अभी नहीं, 20वीं सदी की शुरुआत में, अब तो 21वीं सदी आ गई है, मैं 20वीं सदी की बात कर रहा हूं, यानी सन 1900 लेकर के सन 2000 तक की बात करूं तो ये जो 20वीं सदी चल रही थी दोस्तों, इस 20वीं सदी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोयले का होता था। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल गई हैं, ट्रेंड बदल गया है। तो ये लिख रहा है कि सबसे उस समय 90% एनर्जेटिक मतलब जितने भी ताप वाले काम होते थे सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोयले का होता था। बाद में अन्य संसाधनों के विकास हो जाने पर इस कोयले का महत्व थोड़ा कम हो गया। जिस प्रकार जीवन के लिए आहार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार उद्योगों के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। इसीलिए उद्योग की रोटी कहा जाता है, किसे? कोयले को उद्योग की रोटी कहा जाता है। इस रोटी से हम जिंदा हैं और इस कोयले से उद्योग जिंदा है, ठीक है, इसीलिए उद्योग की रोटी कहा जाता है। लिख रहा है लौह इस्पात जैसे उद्योग तो कोयले के बिना पनप ही नहीं सकते। यही रीजन है कि जितने भी भारत में लौह इस्पात उद्योग हैं, कारखाने हैं, वो चाहे टाटा के कारखाने हो चाहे किसी के भी कंपनी के कारखाने हो, वो सभी कारखाने कोयले की उपलब्धता वाले क्षेत्र में ही स्थित है। क्यों भाई? दूसरे जगह होते तो कोयला मंगाते मंगाते थक जाते, अब उसी क्षेत्र में रहेंगे तो उनको तुरंत कोयला अवेलेबल हो जाएगा और उससे काम हो जाएगा उनका। इसलिए दोस्तों ब्लैक गोल्ड कहा जाता है कोयला को, क्या कहा जाता है? काला सोना, ठीक है, काला सोना कहा जाता है कोयले को। आगे लिख रहा है भूगर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों से दबी वनस्पतियां ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो गई हैं, किसमें? कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई हैं, ठीक है। कोयला को देखा जाए तो 4 तरह के कोयला होते हैं। सबसे घटिया टाइप का कोयला होता है पीट कोयला, उसके बाद लिग्नाइट कोयला, उसके बाद बिटुमिनस कोयला, उसके बाद एंथ्रेसाइट कोयला। ये चारों कोयले मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए ये लिग्नाइट कोयला है, ठीक है, और ये क्या धूल मिट्टी की तरह दिखता है, इसे उनको सान के रख दिया गया हो। ये सब बिटुमिनस है, बीच वाला है ये बिटुमिनस है, और इधर क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट है। पीट कोयला इसमें नहीं दिया है, लिग्नाइट मतलब भूरा कोयला, ठीक है। करा पीट कोयला के बारे में जानिए। करा यह कोयला निर्माण के विकास क्रम की प्रथम अवस्था में पैदा होता है। पीट कोयला ये कोयले का सबसे निकृष्ट रूप है, सबसे घटिया रूप है कोयले का, ठीक है। क्यों? कि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है, और इसकी गुणवत्ता भी कम होती है। इसमें कार्बन का अंश 40% से भी कम पाया जाता है, बहुत कम कार्बन होता है, और जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए इसको दहन करने पर सिर्फ धुआं और राख ही निकलता है, ताप बहुत कम मात्रा में निकलता है, लेकिन सस्ता होता है। सस्ता होता है, होना क्यों सस्ता? सबसे घटिया क्वालिटी का तो सस्ता ही होगा। दूसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट कोयला। लिख रहा है यह एक निम्न गुणवत्ता वाला भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला जो तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नवेली याद रखेगा, बहुत परीक्षा में आता है, तो याद रखेगा इसमें मात्रा जो कार्बन की है वो 40% से थोड़ा सा ज्यादा 45 से 55% तक कार्बन पाया जाता है, लेकिन जलवाष्प की मात्रा भी क्या होती है? 30 से 55% होती है। मतलब ये कितना, इसके अंदर जलवाष्प मात्रा जितनी ज्यादा होगी दोस्तों उतना इसको कोयले को जलने में प्रॉब्लम होगा, तो याद रखेगा। ध्यान दीजिए, कर लिग्नाइट कोयले के भंडार में, और भंडार और उत्पादन दोनों में याद रखेगा भाई, जिसके पास भंडार है वही तो उत्पादन करेगा, तो याद रखेगा तमिलनाडु का ही पहला स्थान है। करा तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र और मन्नारगुडी क्षेत्र, ये बहुत फेमस है, परीक्षा में दोनों खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। करा इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान मतलब जैसलमेर वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जोधपुर जैसलमेर, ठीक है, करा वो, और गुजरात हो गया, केरल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दार्जिलिंग हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, माकुमसम हो गया, इन सभी राज्यों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में लिग्नाइट कोयले का भंडार देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों बिटुमिनस कोयला। हमारे देश में सबसे ज्यादा मात्रा में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, वो भी किस क्रम की चट्टानों में? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। 98% गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बिटुमिनस कोयला ही है, ठीक है। ये लिग्नाइट से थोड़ा उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% तक पाई जाती है, और जल की मात्रा भी काफी कम हो जाती है, केवल 20 से 30% तक पाई जाती है। कर भारत के कोयले का कुल भंडार का 80% कोयला क्या है? वो बिटुमिनस कोयला है। और अगर मैं चट्टानी क्रम की बात कर दूं तो 98% गोंडवाना क्रम में क्या पाया जाता है? वो बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है, ठीक है। आगे लिख रहा है बिटुमिनस कोयला एक गैर कोकिंग कोयला है, गैर कोकिंग कोयला, इसीलिए तो मैंने कहा कि कोकिंग कोयले के लिए भारत को आयात करना पड़ता है कोयले का, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है।
कह रहे गोंडवाना काल का कोयला भी ये कुकिंग गैर कुकिंग कोयला ही है, बिटुमिनस कोयला है। आगे है एंथ्रेसाइट कोयला, कह रहे कोयले का सबसे अच्छा टाइप है, इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% या 80 से 95% तक पाई जाती है और जल की मात्रा केवल 2 से 5%, ठीक है, या 2-3%, तो इसको याद रखेगा। कह रहा जलते समय एकदम धुआं नहीं देता और सबसे अधिक ताप देता है। भारत में इस प्रकार का कोयला जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है, केवल जम्मू कश्मीर, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये हो जाएगा लिग्नाइट या पीट कोयला, ये ब्राउन कोयला, पीट कोयला अलग करिए, लिग्नाइट वाला ये करिए। फिर सब बिटुमिनस है, सेमी एंथ्रेसाइट है और लास्ट में एंथ्रेसाइट है। सेमी एंथ्रेसाइट मतलब बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट के बीच वाला है, उसको सब एंथ्रेसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, कह रहा भारत में कोयले का विकास मुख्यतः 2 भूगर्भीय काल में हुआ है। एक है आपका गोंडवाना काल, दूसरा है आपका टर्सरी काल। गोंडवाना काल की बात करें तो गोंडवाना युग की जो शैल क्रमें थी उसमें लगभग 98% कोयला बिटुमिनस कोयला है और उसका उत्पादन, ठीक है, तथा कुल उत्पादन का 99% कोयला उत्पादन वो इन्हीं क्षेत्रों से होता है। कह रहा ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र राज्यों में वितरित है। इन राज्यों में कोयला प्रमुखतः नदी घाटियों में मिलता है। नदी घाटी में सबसे ज्यादा कोयला के क्षेत्र देखने को मिले। नदी घाटी मतलब नदी के आसपास के क्षेत्रों में। अब 3-4 नदी घाटियां, सुनिएगा ध्यान से, इस दृष्टि से देखा जाए, एकदम इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी, ये जो दामोदर नदी है ना, इसके आसपास में बहुत सारी कोयला की खानें हैं और ये दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड में। इसी तरह से देखा जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश और झारखंड में सोन नदी घाटी है। ये वही सोन नदी है जो पटना के निकट आके गंगा से मिल जाती है, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में क्या है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी की घाटी है। महानदी की घाटी में भी कोयला के खूब भंडार पाए जाते हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी घाटी है और वर्धा नदी घाटी है। कौन कौन सी? गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों में बहुत सारे कोयले के भंडार हैं। तो ये 3-4 नदी घाटियां, क्या क्या मैंने बताया? दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, महानदी घाटी है, गोदावरी नदी घाटी है और वर्धा नदी घाटी है। इनको आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। आगे देखिए, कुछ स्पेशल कोयला क्षेत्र है, जैसे रानीगंज कोयला क्षेत्र। शुरुआत में बताया कि ऊपरी दामोदर घाटी क्षेत्रों में रानीगंज क्षेत्र बड़ा फेमस है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, और यहां पर बहुत सारे, अब यहां याद रखेगा, बहुत सारे कोयले की खाने भी हैं और उसी वजह से बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग के कारखाने भी स्थित है इस क्षेत्र में। दूसरा है झारिया दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन जो है, भंडार जो है वो झारखंड में है और उसका उत्पादन देखा जाए तो झारिया में सबसे ज्यादा होता है। झारिया पड़ता है धनबाद के पास में, ठीक है, झारखंड की राजधानी वैसे रांची है और वहां का एक प्रमुख शहर भी है धनबाद, तो याद रखेगा वहां पर झारिया है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र दोस्तों ये भी आपके झारखंड में है। ये धातु शोधन के लिए काफी उपयुक्त तो कोयला होता है, यहां पर स्टीम कोक तैयार किया जाता है। बोकारो कोयला क्षेत्र दोस्तों ये हजारीबाग में स्थित है, यहां भी अति उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है। सोन नदी घाटी का जो क्षेत्र है दोस्तों मध्य प्रदेश में, खास करके सुहागपुर और सिंगरौली वाले क्षेत्र आते हैं, वो जो है सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र में फेमस है। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र में कुछ स्थान है, जैसे तलचर है, तलचर उड़ीसा में है, संबलपुर उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों के बारे में भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बताता हूं कोयले के उत्पादन में किस राज्य का स्थान है। मैंने बताया कि झारखंड सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है? झारखंड के पास है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। लेकिन प्रोडक्शन में पहले छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे था, लेकिन अब उड़ीसा उसको क्रॉस कर दिया है, तो उड़ीसा को ऊपर कर लीजिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये मैं बात कर रहा हूं उत्पादन में और खास करके बिटुमिनस कोयले की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं लिग्नाइट कोयले की बात करूं तो मैंने कहा कि लिग्नाइट कोयले का उत्पादन में तमिलनाडु प्रोडक्शन में और रिजर्व दोनों में पहले स्थान पर है। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान याद रखेगा, ये आपका प्रोडक्शन में और रिजर्व में तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए टर्शरी युगीन जो सेल क्रम की बात हो रही थी, जिसका केवल 2% हिस्सा ही माना जाता है, जिसमें लिग्नाइट कोयला मिलता है, लिख रहा है गोंडवाना युगीन जो क्रम है वो लगभग 250 मिलियन वर्ष पुरानी है, जबकि टर्शरी युगीन जो वो है सेल है ये 50 मिलियन वर्ष ही पुरानी है, ठीक है।
इस क्रम में जो कोयला मिलता है उसमें राख और सल्फर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, ताप की मात्रा कम होती है, इसी कारण उद्योगों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। लिग्नाइट कोयले का उपयोग उद्योगों में नहीं होता है। टर्सरी युगीन क्षेत्रों की बात करूं तो उत्तर पूर्वी राज्यों में हमने मेघालय, असम वगैरह का नाम लिया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का नाम लिया, और फिर हमने गुजरात का नाम लिया, राजस्थान का नाम लिया अलग से, केरल का नाम लिया, तमिलनाडु का नाम लिया। ये वे स्थान है जहां से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मजा तो आया ही होगा यार। कंटेंट अगर मजेदार होगा ना तो मजा भी आता है पढ़ने में, और अगर आप स्टडी 91 से जुड़ेंगे तो आपकी और भी बेहतर तैयारी हो पाएगी। मैं बार बार आपको बोलता हूं, आप जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसके माध्यम से आप और भी बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।